अमरोहा से बड़ी खबर, जहां पर बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली। 50,000 का इनामी बाबा सच्चिदानंद महाराज गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ एसटीएफ ने अमरोहा से सच्चिदानंद बाबा सच्चिदानंद को पकड़ा। 4 साल पहले बस्ती में केस दर्ज हुआ था और केस दर्ज होने के बाद से ही सच्चिदानंद फरार था। अमरोहा में ब्रजघाट चौकी के पीछे आश्रम चला रहा था ये सच्चिदानंद। 4 साल से बस्ती पुलिस इसको ढूंढ रही थी, लखनऊ एसटीएफ इसको ढूंढ रही थी, लगातार तलाश कर रही थी और ये ब्रजघाट चौकी के पीछे एक आश्रम चला रहा था और अब पकड़ा गया है। अमरोहा से खबर। धर्मांतरण मामले में उमर गौतम, काजी जहांगीर की रिमांड बढ़ गई है। 3 जुलाई तक रिमांड बढ़ गई है। उमर और जहांगीर की धर्मांतरण रैकेट को फंडिंग करने वाला गुजरात से गिरफ्तार हुआ है। गुजरात से गिरफ्तार सलाउद्दीन से इस वक्त एटीएस पूछताछ कर रही है। धर्मांतरण मामले में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी तरफ उमर गौतम की रिमांड बढ़ गई है। धर्मांतरण रैकेट को फंडिंग करने वाला शख्स जिसका नाम सलाउद्दीन है, उसे गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर 6 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो चुकी है। उमर गौतम को हवाला के जरिए रुपए भेजा करता था। गुजरात में एटीएस उससे पूछताछ करे। सलाउद्दीन के पास एक आईपैड और एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। सलाउद्दीन को एटीएस की टीम 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ ला रही है। गुजरात के वडोदरा सिटी फतेहगंज का रहने वाला है सलाउद्दीन, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हवाला कारोबार से जुड़ा है। धर्मांतरण के मुख्य आरोपी उमर गौतम से इसके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। उमर गौतम को हवाला के जरिए ये रुपया भेजता था और अब इससे विस्तार से पूछताछ एटीएस करेगी। 3 दिन के रिमांड पर इसे यूपी लाएगी एटीएस। तो सलाउद्दीन जैनुद्दीन हो गया है गिरफ्तार, जिसके उमर गौतम से अच्छे संबंध बताए जाते हैं और उससे बड़ी बात ये कि ये हवाला कारोबार में सक्रिय रहा है। फंडिंग मामले में इसका नाम निकल करके सामने आया है। और अब फटाफट अंदाज में बुंदेलखंड की खबर शुरुआत करते हैं। झांसी में ट्रांसफार्मर के अंदर आग लग गई, लेकिन मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी स्टार्ट न होने से मुश्किल खड़ी हो गई। आलम यह था कि मौके पर फायर ब्रिगेड की दूसरी गाड़ी बुलानी पड़ी। जालन में फ्री बिरयानी को लेकर नशे में धुत होमगार्ड ने दुकानदार से जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चित्रकूट में 29 मई को हुई युवक की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। वारदात को ममेरे भाई के साथ मिलकर अंजाम देने वाली पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने अपने प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या की थी। बांदा में बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन किया गया। यहां पर बढ़ते तेल के दामों पर समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया और प्रधानमंत्री को संबंधित एक ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा गया। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। नोएडा में एटीएम को हैक करके पैसे निकालने वाला एक गिरोह सामने आया है। यहां पर साइबर ठगों ने नोएडा के सेक्टर 65 बहलोलपुर गांव के पास एक्सिस बैंक के एटीएम को हैक करके पूरे 9,60,000 रुपए निकाल लिए। जानकारी के मुताबिक हैकर्स ने एटीएम को हैक करने के लिए मॉलवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। तो वहीं मामले के सामने आने के बाद पुलिस के हाथ पांव फूले नजर आ रहे हैं। नोएडा पुलिस की पूरी टीम मामले की जांच में जुटी है। वारदात हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि यहां पर एटीएम को हैक करने के लिए मैलवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। आगरा दुनिया भर में ताजमहल के साथ ही अपने पेठे के लिए भी मशहूर है, लेकिन कोरोना काल में ताजमहल के बंद होने की वजह से इसका सीधा असर यहां के पेठे पर पड़ा है, यहां के व्यवसाय पर। एक बार फिर से खुलनी शुरू हो गई हैं आगरा में पेठे की दुकानें। तरह तरह के रंगों और अनूठे स्वाद के चलते आगरा आने वाले पर्यटक यहाँ का पेठा खाना और अपने साथ घर ले जाना नहीं भूलते हैं। कोरोना का असर कुछ कम होने के बाद से ताजमहल एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खुल गया है, लिहाजा पेठा व्यवसाय को कम ही सही पर ग्राहक मिलने शुरू हो गए हैं और पेठा कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। व्यापार की स्थिति पहले से बेहतर होती जा रही है, बेहतर होगी, आगे भी होगी और 20-25% दुकानदारी स्टार्ट हो गई है। पीठे में राहत मिल रही है थोड़ा सा। अब जैसे हमारा ताजमहल अभी 16 तारीख से ही खुला है, तो थोड़े बहुत दुकानदारों ने पीठा बेचना शुरू करा है। कुछ बाहर के टूरिस्ट भी आ रहे हैं और थोड़ा सा ज्यादा खुल जाए तो बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि कोरोना की महामारी में
ताजमहल बंद हो जाने से पर्यटकों का आगरा आना बंद हो गया था। लिहाजा आगरा के पेठा व्यवसाय पर संकट के बादल मंडराने लगे थे और पेठा दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। एबीपी गंगा के लिए आगरा से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। और अब फटाफट अंदाज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें आपको दिखाते हैं। चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। रेरा के आरसी बकाये को लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई की है। 32 बिल्डरों को करीब 300 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं। इनमें 162 फ्लैट, 6 भूखंड, 5 दुकानों के अलावा 28 विला भी शामिल हैं। आगरा में ड्रग एवं औषधि विभाग ने एक फर्म पर बड़ी कार्रवाई की जो बिना लाइसेंस के तमाम सर्जिकल आइटम्स बनाने और बेचने का काम करती थी। खबर है कि कई सारे राज्यों में इस फैक्ट्री से बनाए गए आइटम्स सप्लाई होते हैं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी किनारे खादर में कच्ची शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस ने मौके पर देसी शराब बना रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब बनाने में यूरिया का इस्तेमाल भी किया जाता था। मेरठ में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। फायरिंग और मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, वहीं लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। एटा में पुलिस और स्वाट टीम ने लूट करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यह गैंग चोरी और लूट की 13 घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इस गैंग के लोग एटा के जलेसर में पाप धुलने के लिए बकरे की बलि तक देते थे। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 25,000 रुपए के नामे बदमाश को पकड़ा, जिसके पास से अवैध हथियार और कार बरामद की गई। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने जल निगम और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। यहां अधिकारियों से हेमा मालिनी ने शहर और गांव में पानी की व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर भतीजे ने चाचा का कत्ल कर दिया। खेत में पानी चलाने को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर चाचा की हत्या कर दी गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बिजनौर में एक मजनू की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पार्क में राहगीर मजनू को पीट रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मौके पर जाकर मामला शांत करवाया। शामली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 23 जोड़ों की शादी करवाई गई। यहां पर सभी नवदंपतियों को बीजेपी के नेताओं ने आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हलचल है। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से वक्त मिलने के बाद वो मुलाकात करेंगे। कल ही वो दिल्ली आए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में उठापटक का दौर चल रहा है। दिल्ली में मंथन चल रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम के लिए हाईकमान का इंतजार है। तो एक तरफ तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर है, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। समय मिलते ही दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेसी खेमे में भी उठापटक का दौर जारी है। यहां पर अध्यक्ष पद पर कौन होगा, अध्यक्ष के नाम का इंतजार है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमों में हलचल है। एक तरफ दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर भी मंथन चल रहा है कि अब प्रदेश का अध्यक्ष कौन बनेगा। और देहरादून से इसी खबर पर विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, सवाल यह है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली तो बुला लिया गया, लेकिन किसी से मुलाकात अब तक नहीं की है और अभी यह भी तय नहीं कि कब मुलाकात होगी, तो फिर इतनी जल्दी दिल्ली बुलाया क्यों गया? दूसरा, कांग्रेस में क्या क्या चल रहा है? कौन कौन से नामों पर हरीश खेमा राजी हो रहा है और कौन से नामों पर प्रीतम खेमा राजी हो रहा है? कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का? क्या चर्चाएं हैं? जी बिल्कुल राजीव, देखिए अगर दोनों ही राजनीतिक दलों की बात करें तो सबसे पहले 3 दिनों का शिविर उत्तराखंड में चिंतन बैठक था भाजपा का, और उसके ठीक बाद में केंद्रीय आलाकमान की ओर से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया। सियासी गलियारों में चर्चा कई है कि आखिरकार क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी आज क्लियर हो सकता है। यानी आज मुख्यमंत्री की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होनी है। हालांकि अभी समय तय नहीं है, समय कल का था, लेकिन व्यवस्था होने के कारण लगातार समय नहीं मिल पाया राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और यही वजह कि आज पिक्चर थोड़ी क्लियर हो सकती है और मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे उसका भी क्लियर हो जाएगा। और ऐसे में लगातार जो भी
2022 का रोड मैप है उसको लेकर भी आलाकमान की ओर से दिशा निर्देश मुख्यमंत्री को दिए जा सकते हैं। और वहीं साफ तौर पर ये भी कहे कि मुख्यमंत्री के साथ में प्रधान सलाहकार और सचिव मुख्यमंत्री के साथ साथ कई ऐसे अफसर हैं जो आप मुख्यमंत्री के साथ में दिल्ली में मौजूद हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग से भी वो सलाह लेंगे और उसके बाद में एक मुलाकात चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री के साथ गए अधिकारी कर सकते हैं। तो कई ऐसे दिशा निर्देश हैं, चुनाव आयोग से मिलना भी हो सकता है और उसके साथ साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में जो मुलाकात होगी वो 2022 के रोड मैप को लेकर होगी। और उसके अलावा मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने की बात चल रही है तो उसको भी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में गंगोत्री विधानसभा सीट खाली है और ऐसे में दूसरी सीट को खाली कराना अभी उचित नहीं है, ऐसा जरूर माना जा रहा है कि और 2022 को लेकर आज केंद्रीय आलाकमान क्या दिशा निर्देश देता है उसको वो जरूर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार अब नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है और ऐसे में ये पद किसको दिया जाए और प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी चर्चा लगातार है। इन सारे कांग्रेस के दिग्गज दिल्ली में डटे हुए हैं, इंतजार इस बात का हो रहा है कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसको दी जाती है। हालांकि मौजूदा वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह है उनका साफ तौर पर कहना है कि 2000 की इलेक्शन के आसपास तक मुझे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ही बनाए रखे, लिहाजा अभी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, वो साफ तौर पर इस सप्ताह कांग्रेस में भी क्लियर हो जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के तमाम मेंबर पदाधिकारी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, तो दोनों ही राजनीतिक दलों के चाहे मुख्यमंत्री हो भाजपा से या फिर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। और क्योंकि ये भी समझ रहा होगा राजू, क्योंकि आने वाले दिनों में अब समय कम है, दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपनी रणनीति रोड मैप को जुटाने तैयार करने में लगी हुई है, क्योंकि दोनों पार्टियों के सामने चुनौती है। एक तरफ जहां कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के सामने यह भी चुनाव लड़ने की सबसे बड़ी चुनौती है। आखिरकार अगर गंगोत्री विधानसभा उपचुनाव होता है तो एक चुनौती जरूर होगी, उस पर भी एक जरूर चिंता मुख्यमंत्री के सामने होगी, चुनौती सामने होगी। तो ये जरूर माना जाए कि आज भाजपा की तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आखिरकार मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। लेकिन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मुलाकात होनी है और उसके अलावा जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ में जो अधिकारी अन्य गए हैं उनकी चुनाव आयोग के अधिकारी आप बड़ी खबर दे रहे हैं, आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अधिकारी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनसे मुलाकात कर सकते हैं, चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं कि उपचुनाव को लेकर क्या हो सकता है, इस संबंध में बातचीत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार का ध्यान सूबे के विकास पर नहीं। तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया और बीजेपी का कहना है कि ये रूटीन प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों के कार्यकाल में काम के नाम पे तो कुछ कर नहीं पाई और केवल सीएम बदलने का खेल हो रहा है। अभी 6 महीने पहले उनके एक सीएम को बदला गया, फिर एक नए सीएम आए, अब नए सीएम को हटा के फिर कोशिश की जा रही है किसी और को सीएम बनाया जाए। हमारा ये मानना है कि प्रदेश की चिंता कब करेंगे, काम की चिंता कब करेंगे। पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल मुख्यमंत्रियों को बदलने का क्रम जारी है। देखिए, दिल्ली हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री दिल्ली जाते रहते हैं, मैं खुद दिल्ली जाते रहता हूँ और दिल्ली जाते हैं कुछ लेके ही जाते हैं। मुख्यमंत्री जी गए थे तो 700 करोड़ की टनल लेकर आए थे, अन्य योजनाएं लेकर आए थे, तो आप जब मुझे को लौट के आने दीजिएगा, देखिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे वहां से। कोई चुनाव लेकर संशय नहीं है, ये काम चुनाव आयोग का है और सही आने के बाद सही निर्णय होगा, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तकरीबन 2 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम कॉर्बेट आए थे तो उन्होंने ढेला रेंज में रेस्क्यू सेंटर बनाने की घोषणा की थी। इस रेस्क्यू सेंटर को बनाने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की ओर से मांग की गई थी, मगर ये रेस्क्यू सेंटर काम करने लगा है। इसमें उन वन्य जीवों का इलाज किया जाता है जो जंगल में घायल अवस्था में मिलते हैं। यहाँ पर विक्रम और भोला नाम के 2 बाघों का इलाज भी किया जा रहा है। तो ये वो रेस्क्यू सेंटर पर्यटन से जुड़ा हुआ राज्य है, हमारी आजीविका पर्यटन पर जुड़ी है, हमारी आर्थिकी पर्यटन पर जुड़ी है और उसमें आजकल जो एडवेंचर टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, इस सब को लेकर बहुत बड़ा स्कोप है। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो कई देश ऐसे हैं जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के कारण चल रहे हैं। उत्तराखंड में हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास 10 से ज़्यादा नेशनल पार्क है और इनको जुड़ के जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है
उसको हम काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये विजन रहा है कि इसको हमको बढ़ाना चाहिए। उस दिन उन्होंने जब वो आए थे तो उन्होंने घोषणा भी की थी कि एक रेस्क्यू सेंटर और सफारी इस तरह से यहाँ हो। तकरीबन 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जिम कॉर्बेट में आए, उनके ऊपर एक मूवी बनाई जा रही थी, तो उस समय उन्होंने जिम कॉर्बेट पार्क को एक बड़ा तोहफा दिया, एक रेस्क्यू सेंटर के रूप में। उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया और मैं इस समय जिम कॉर्बेट के उस रेस्क्यू सेंटर में हूँ, ढेला रेंज में, कि जहाँ अभी तक उससे पहले प्रधानमंत्री के रेस्क्यू सेंटर का तोहफा देने से पहले यहाँ पर घायल जानवरों का इलाज नहीं होता था, उनको हल्द्वानी भेजना पड़ता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इस बैरक में, ये एक बैरक जैसा है और यहाँ पर अंदर ये बाघ घायल अवस्था में है, इसका इलाज करने के लिए यहाँ पर इसको रेस्क्यू करके लाया गया है। इसीलिए इसको रेस्क्यू कहते हैं, रेस्क्यू सेंटर कहते हैं। और ये प्रधानमंत्री ने, चूँकि इसकी डिमांड राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने भी की थी, तो उनके निवेदन पर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इस रेस्क्यू सेंटर का एक इनॉग्रेशन किया। अब मैं आपको एक दूसरे और एक, इसको हम फिर बैरक ही बोलेंगे, इसकी और बैरक में एक और दिखाता हूँ। एक और बाघ यहाँ पर है। प्रधानमंत्री के इसके रेस्क्यू सेंटर देने के पीछे केवल एक वजह थी कि जो घायल जो वाइल्ड लाइफ है उनको, खास तौर पर बाघ, लेपर्ड और एलिफेंट और दूसरे जो वन्य जंतु हैं, उनको जब वो घायल हो जाते हैं उनके इलाज की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। इनको लाया गया और यहाँ पर इनको इलाज के लिए रखा गया है। अभी चूंकि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर कई वाइल्ड लाइफ यहाँ पर रखे गए थे, जो चोटिल हो गए थे, जो घायल हो गए थे, उनके इलाज के लिए, उनको उपचार करने के बाद उनको फिर से जंगल में छोड़ दिया गया। तो अब स्थिति ये है कि यहाँ पर ये इस बाग को आप देख सकते हैं। इसके पीछे की तरफ जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं कि वो इसके पीछे एक वो खुली जगह है, ताकि इलाज के दौरान कम से कम ऐसा न रहे कि ये एक कम से कोठरी में बन के ही रह जाए। तो इसको घूमने फिरने के लिए, इसके मूवमेंट के लिए एक वो दरवाज़ा खुला छोड़ा है और उस दरवाजे के बाहर एक इनके मूवमेंट के लिए एक रास्ता छोड़ा है। अब स्थिति ये है, चूँकि इसको और सुदृढ़ करने के लिए, इस रेस्क्यू सेंटर को और सुदृढ़ करने के लिए और बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। ये अभी निर्माणाधीन है और मुझे लगता है कि जिस तेज़ी के साथ यहाँ काम चल रहा है, तो जो पहले यहाँ पर जो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, जो उपचार यहाँ पर नहीं था, तो वो अब हो रहा है। और ये रेस्क्यू सेंटर वाकई एक बहुत ही मदद के रूप में जिम कॉर्बेट के वाइल्ड लाइफ के लिए सामने आया है। जिम कॉर्बेट की ढेला रेंज से, रेस्क्यू सेंटर से, एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह।